इंदिरा गांधी को सबसे बड़ा तानाशाह बताने वाले अब मोदी जी की तुलना इंदिरा गांधी से कर रहे हैं। नेहरू शुक्र मना रहे हैं इस समय कि चलो इस बार मुझे बख्श दिया। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए जानते हैं पॉलिटिकल नारी के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सुन तो लिया ही होगा आपने कि एक साल तक सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो, खाने का तेल भी बचाओ और जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम करो। सीधे शब्दों में कहें तो त्याग मांगा जा रहा है जनता से कि अपने खर्चे काटो, अपनी जिंदगी सीमित करो और देश के लिए कुर्बानी दे दो। कारण ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन ये क्राइसिस कोई कल परसों की बात तो है नहीं, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। शुरुआत में ही क्राइसिस के संकेत तो दिखने लगे थे, तो फिर उस वक्त ये अपील क्यों नहीं की गई? उस वक्त देशवासियों को पेट्रोल डीजल बचाने की नसीहत क्यों नहीं दी गई? उस वक्त विदेश यात्रा रोकने की बात क्यों नहीं हुई? जवाब, उस वक्त चल रहे थे चुनाव। कई राज्यों में रैलियां हो रही थी, रोड शोज हो रहे थे, भीड़ जुटाई जा रही थी। ऐसे में अगर डीजल पेट्रोल बचाने का ज्ञान दिया जाता तो रैलियों में भीड़ कहां से आती? अप्रैल महीने की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक रैली हुई और उस एक रैली के लिए 2900 सरकारी बसें लगाई गई, सिर्फ भीड़ जुटाने के लिए 2900 बसें। ये बसें डीजल से चलती हैं। एक बस एक दिन में औसतन कितना डीजल पीती होगी, ये आप लोग खुद ही हिसाब लगा लीजिए। अगर उस समय डीजल पेट्रोल बचाने का ज्ञान दिया गया होता तो ये बसें कैसे आती? और ये सिर्फ एक रैली का मामला तो है नहीं, पूरे चुनावी सीजन में इस तरह की दर्जनों रैलियां हुई हैं। हर रैली में हजारों गाड़ियां, बसें, काफिले। उस वक्त पेट्रोल डीजल बचाते या फिर भीड़ बढ़ाते? तो भाई साहब, बात साफ है कि उस समय ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं दिया जा सकता था। अब जब चुनाव हो गए हैं तो अब आपको पेट्रोल डीजल, सोना, विदेश यात्रा सबसे बचना है। और ध्यान रहे, ये नियम जनता के लिए है, ये नेताओं पे अप्लाई नहीं होता है। मोदी जी ने एक एयर शो में जा करके इसके संकेत भी दे दिए हैं। बाकी नेताओं के भी काफिले निकल रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का आप काफिला देखिए, करीब 100 गाड़ियां। जिस वक्त प्रधानमंत्री जनता से कह रहे हैं कि ईंधन बचाओ, उसी वक्त उनकी पार्टी के नेता 100-100 गाड़ियों के काफिले लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। साफ है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम नेताओं के लिए नहीं है। मोदी जी ने यह भी कहा है कि विदेश मत जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ एंटी नेशनल सवाल उठाएंगे कि देश में सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं कौन कर रहा है? खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। 2014 से अब तक उन्होंने जितने देशों का दौरा किया है, जितनी बार विदेश गए हैं, वो रिकॉर्ड किसी भी पिछले प्रधानमंत्री से ज्यादा है। हर दौरे में एक बड़ा सरकारी विमान, सैकड़ों लोगों का दल, भारी भरकम खर्चा। भाई बात को समझो, इसीलिए तो वो मना कर रहे हैं ना। वो हम सब के हिस्से का घूम रहे हैं तो हमें विदेश जाने की क्या जरूरत है? मोदी जी ने एक और नसीहत दी है कि सोना मत खरीदो। जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। इसके पीछे भी तर्क ऑब्वियसली मोदी जी ने दिया है, और अब जब मोदी जी ने दिया है तो कुछ सोच समझ करके ही दिया होगा। दरअसल जनता के पास सोना खरीदने की औकात बची ही नहीं है। देश में कोई भी सोना वोना नहीं खरीद रहा है। जब लोग खरीद ही नहीं रहे हैं तो ये कहकर कि सोना नहीं खरीदना है, अपना मन तो रख ही सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी भूखे आदमी को डाइटिंग की सलाह दी गई हो। लोग सोना क्यों नहीं खरीद पा रहे हैं, उसके लिए आप ये आंकड़े देखिए। बांग्लादेश, जिसे हम हमेशा एक गरीब और पिछड़ा पड़ोसी मानते आए हैं, वो पर कैपिटा इनकम में भारत के आगे निकल चुका है। एक देश जो 1971 में हमारी मदद से आजाद हुआ, जिसकी अर्थव्यवस्था दशकों तक हमसे पीछे रही, वो आज हमसे आगे खड़ा है। मोदी जी की उदारता देखिए, एक गरीब देश को हमसे आगे निकलने दिया। और लोग मोदी जी पर नार्सिसिस्ट होने का आरोप लगाते हैं। गलत बात है ये। जीडीपी की बात करें तो भारत कुछ महीने पहले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, अब वो छठी बन गई है। मोदी चाहते तो इसका भी क्रेडिट ले सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। उदारवादी मोदी। यह गिरावट इसलिए नहीं है कि बाकी देशों ने अच्छा किया और वो हमसे ऊपर चढ़ गए, ना ना, ये हमारी खुद की नीतियों का नतीजा है। पहले की सरकार इतनी उदारवादी नहीं थी तो वो ये नहीं कर पा रही थी। अब पर कैपिटा इनकम का हिसाब देखते हैं, जो शायद सबसे जरूरी आंकड़ा है। 2004 से 14 के बीच, यानी मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में, भारत की पर कैपिटा इनकम में 150% का इजाफा हुआ था। लेकिन फिर 2014 में मोदी जी आए। 2014 से लेकर के 26 तक, यानी पूरे 12 साल में
पर कैपिटा इनकम सिर्फ 80% रह गया है। आज भारत की पर कैपिटा इनकम करीब $2800 के आसपास है, लेकिन अगर 2004 से 14 वाली रफ्तार से ये पर कैपिटा इनकम जारी रहती और बढ़त इसी तरह से बनते रहता, सिलसिला टूटता नहीं, तो आज यह आंकड़ा $4500 के पार होता। लेकिन मोदी जी तो उदारवादी हैं, इसलिए उन्होंने प्रोजेक्टेड कैपिटा इनकम से हर भारतीय की औसत आमदनी करीब $1700 कम करवा दी। ऐसे डायरेक्टली नहीं, लेकिन नीतियों के ताने बाने से। अब कुछ इंटरनेशनल सवाल उठा रहे हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रसोई का बजट संभालना मुश्किल हो गया है, खाने का तेल, दाल, सब्जी, रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान पर हैं। ऐसे में सोना और विदेश यात्रा की बात तो बेमानी है। तो इंटरनेशनलों सुन लो, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी देश के प्रधानमंत्री इस तरह की अपील कर चुके हैं। नेहरू ने की, शास्त्री ने की, इंदिरा ने भी की और राजीव गांधी ने भी की थी। तो मोदी जी ने की है, तो इसमें गलत क्या है? पे इंटरनेशनल जो तर्क दे रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। आप सहमत हैं या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। सुनो, इंटरनेशनल्स अब क्या तर्क दे रहे हैं। इंटरनेशनल्स का कहना है कि मोदी जी की अपील की तुलना उन प्रधानमंत्रियों की अपील से करना बेबुनियादी है। उस समय हालात कुछ और थे। 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, देश सीधे युद्ध में था, सरकारी खजाना खाली हो रहा था। उस वक्त नेहरू ने देशवासियों से अपील की थी। 1965 में पाकिस्तान से जंग हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और खुद एक वक्त का खाना छोड़ा और देशवासियों से भी त्याग मांगा। 1971 में फिर पाकिस्तान से युद्ध हुआ, बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में भारत शामिल हुआ, इंदिरा गांधी ने अपील की, अपने आभूषण दान कर दिए। यानी हर बार एक कॉमन बात थी कि भारत खुद युद्ध में था, भारत की अपनी सरजमीन पर, अपनी सेना के साथ, अपने दुश्मन के खिलाफ। अब देखिए कि मोदी जी की अपील किस बात पर है। इजराइल, ईरान और अमेरिका में युद्ध हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी और देश में जंग हो और भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जनता से इस तरह की कुर्बानी मांगी हो? ये पहली बार है। और अगर बाहरी आर्थिक संकट की बात करनी हो तो 2008 का उदाहरण सबसे सटीक है। 2008 में अमेरिका से शुरू हुई मंदी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। एक वैश्विक आर्थिक तूफान, बड़े बड़े बैंक डूब रहे थे, शेयर बाजार धड़ाम हो रहे थे, नौकरियां जा रही थी, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी। भारत भी इससे अछूता नहीं था। इसका असर यहां पर भी पड़ा। लेकिन उस वक्त मनमोहन सिंह ने क्या किया? उन्होंने जनता से यह नहीं कहा कि सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, तेल बचाओ। उन्होंने नीतिगत फैसले लिए, आर्थिक उपाय किए। इंटरनेशनल ये और भी तर्क दे रहे हैं कि जब इंदिरा ने ऐसा किया, शास्त्री जी ने ऐसा किया, तो पहले तो उन्होंने खुद पर ही अमल किया था। शास्त्री जी ने पहले खुद ही एक वक्त का खाना छोड़ दिया, उसके बाद से देश से एक वक्त का खाना छोड़ने की अपील की थी। पहले खुद किया, फिर जनता से मांगा। और मोदी जी वो जनता से पेट्रोल बचाने की अपील करते हैं और उनकी पार्टी के नेता 100-100 गाड़ियों के काफिले लेकर के चलते हैं। वो विदेश न जाने की मांग करते हैं और खुद सबसे ज्यादा विदेश दौरे करने वाले प्रधानमंत्री हैं। देखो भाई, शास्त्री जी ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। मुझे तो ये बात साफ साफ झूठ लगती है। कोई प्रधानमंत्री होकर एक वक्त का खाना कैसे छोड़ सकता है? असल में इन इंटरनेशनल का ये तर्क एक पुरानी और आजमाई हुई चाल है। मैं तो मोदी जी के सपोर्ट में हूँ। जब भी मोदी जी इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जैसा कुछ याद करें तो बीच में टर्म्स एंड कंडीशन जैसा कुछ घुसा देते हैं। ये बात सिंपल है, नेहरू ने किया था तो मोदी जी भी कर रहे हैं। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या देखना भाई, क्या करना है? और ये इंटरनेशनल्स तो हैं ही बेकार लोग, इन्हें तो मोदी जी की किसी बात पर भरोसा ही नहीं होता है। अब इन्हें मैं बताती हूँ कि मोदी जी अपनी बात के कितने पक्के हैं, कभी वादा खिलाफी नहीं करते हैं। सबको पता है देश में एनर्जी क्राइसिस आया हुआ है। अभी की खबर है कि रूस भारत को गैस देने के लिए तैयार है। रूस तैयार है, डील हो सकती थी, लेकिन भारत ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने ट्रंप से वादा किया है कि हम रूस से व्यापार नहीं बढ़ाएंगे। देखा, मोदी जी ने देश की जरूरत को दरकिनार कर दिया, लेकिन वादा खिलाफी नहीं की। मोदी जी चाहते तो वादा तोड़ सकते थे, देश में एनर्जी क्राइसिस खत्म हो सकती थी, लेकिन मोदी जी वादे के पक्के हैं। अब कुछ इंटरनेशनल इसे अमेरिका के प्रतिबंधों का डर बताएंगे, कहेंगे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, लेकिन जो उन्होंने वादा निभाया उसकी बात ये नहीं करेंगे। हम सबको पता है कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। 56 इंच का सीना वाला पीएम कैसे हो सकता है भाई कॉम्प्रोमाइज्ड? वैसे भी पीएम ने बताया कि भारत अब किसी से डरता नहीं है, भारत अब झुकता नहीं है, भारत अब अपनी शर्तों पर ही चलता है। जो ये कह रहे हैं कि हम अपनी जरूरत का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं इस डर से कि कहीं ट्रंप फूफा नाराज न हो जाए,
पीएम देश के फायदे के लिए स्वतंत्र फैसला नहीं ले सकते हैं, अमेरिका के डर से अपनी जनता को सस्ती ऊर्जा नहीं दे सकते हैं। उन्हें मैं ये बता दूं, हम विश्व गुरु हैं, देश भी है, हम भी हैं, मोदी जी भी हैं। देखा नहीं कैसे दुनिया भर के नेता मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मरते हैं, लाइन लगाते हैं। आप प्रधानमंत्री जी अभी हमारे कैमरों से जो विदेशी दौरों में कितनी भीड़ आती है। अमेरिका में स्टेडियम भरते हैं, हाउडी मोदी होता है, नमस्ते ट्रंप होता है। आखिर में बस इतना ही समझ लीजिए कि त्याग आपको ही करना है। कम खाओ, कम चलो, कम खर्चा करो, कम सपने देखो। प्रधानमंत्री के काफिले जरूरी हैं, विदेशी दौरे जरूरी हैं, एयर शो देखना भी देश हित में ही है। बाकी आप समझदार हैं। वीडियो के नीचे कमेंट करिए। ध्यान रहे, सवाल पूछ करके अपने आप को एंटी नेशनल नहीं बनाना है आपको, इसलिए सवाल पूछिए भी तो अपने रिस्क पर। ठीक है, वीडियो तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।